हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा था, उन वेंट ऑफ फैक्टर को हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ हम इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे कि कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेंट ऑफ फैक्टर को हमें यूज करना है, ठीक है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो साफ साफ पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लेना कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूट के नेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेचर से यहां मतलब क्या है? नेचर से मतलब ये है कि सॉल्यूट किस पार्टिकल से बना हुआ है। क्या वो एक सिंगल एटम का सॉल्यूट है, या वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, या ट्राइएटॉमिक है, या एक बड़ा मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज मैंने ले लिया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस सॉल्यूट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है या कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो पोलर है, नॉन पोलर है, उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि एक अकेला एटम वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम नियोन की अगर मैं बात करता हूँ, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो एक अकेले एटम हो गए। O2N2 ये डाई मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ग्लूकोज वो C6H12O6। अब कुछ भी ले लो आप, हीलियम नियोन ले लो तो भी एक पार्टिकल काउंट होगा, O2N2H2 ले लो तो भी वो एक पार्टिकल काउंट होगा, C6H12O6 ले लो तो भी वो एक पार्टिकल काउंट होगा। तो यहां पर इनसे कोई लेना देना नहीं है खैर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सॉल्यूट अगर है तो किस एटम से मिलकर बना है और कितना बड़ा है या उसका और क्या नेचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि कितने नंबर है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, सिर्फ उस पर फर्क पड़ेगा। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह। अब वो ग्लूकोज के 6 पार्टिकल्स हो, या NaCl के 6 पार्टिकल्स हो, या फिर मैं बोल दूं कोई KCl के पार्टिकल हो 6, या Na2SO4 के किसी के भी 6 पार्टिकल्स हो, तो वो 6 से मतलब है नंबर कितने, यानी उसके नेचर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे डेमोक्रेटिक। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब हम समझते ही, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये सबसे सिंपल वर्ड में, जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं, जब हम वोटिंग करने जाते हैं, 18+ जितने भी है, अब वो 18+ हम जब कोई भी कैंडिडेट होता है, जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 2 लोग खड़े हुए, ठीक है, दो लोग खड़े हुए इलेक्शन के लिए। अब जिसको नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा मिलते हैं वो विनर होता है, जिसको नंबर ऑफ वोट्स कम मिलते हैं वो, ठीक है, लूजर होता है। तो नंबर ऑफ वोट अब किसके मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18+ वो कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, उसकी एज 30+ भी हो सकती है, 40+ भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60, 80, 90, एज कुछ भी हो सकती है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, उसका कास्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो जनरल हो, कैटेगरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी सिटी का हो सकता है, वो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको डेमोक्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पैसा वाला है, ठीक है। अनिल अंबानी है तो क्या वो उसके 1 लाख वोट काउंट होंगे? नहीं, उसका भी एक ही वोट काउंट होगा। और जो गरीब से गरीब आदमी है, ठीक है, जिसके पास भले खाने के लिए पैसा नहीं हो, अगर वोट दे रहा तो उसका भी एक ही, तो दोनों इक्वल होंगे यानी। तो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा, उनके नेचर से कोई डिपेंड नहीं करेगा कि उनका जेंडर क्या है, एज क्या है, कास्ट क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, XYZ कुछ नहीं। हाँ, आप एलिजिबल हो, 18+ हो, 18+ हो तो आप वोट कास्ट कर सकते हो और आपका एक वोट काउंट किया जाएगा यानी। तो इसी तरीके से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, उससे जो अभी मैंने पॉइंट ऊपर समझाया था उससे और इजीली ये समझ में आता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। वो पार्टिकल किसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एम की बात हो रही, कैपिटल एम होता है मोलैरिटी, ये स्मॉल एम है मोलिलिटी, तो स्मॉल एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 केजी वेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट मैंने ऐड करे, वो कहलाता है मोलैलिटी। तो इसको थोड़ा लॉजिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, उस प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या करा, सॉल्यूट ऐड करा, तो पर केजी सॉल्वेंट में कितने में नंबर ऑफ पार्टिकल या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट में ऐड कर रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं, तो वो एक्चुअल में क्या है, मोलैलिटी तो हुई, कंसंट्रेशन जो है वो कौन सी, मोलैलिटी यहां पे यूज हो रही है। तो कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो उसकी मोलैलिटी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कम या ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस ये बात है मोलैलिटी चेंज होगी, और मोलैलिटी चेंज होगी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। कैसे होगी, तो वन बाय वन हम उसको समझेंगे। और लास्ट और फाइनल पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है, द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल। पूरा चैप्टर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन पे चल रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होती है जिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल हो, वो वेपराइज नहीं होता, उसका कोई वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमने पढ़ा था केस 1 सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसलिए वहां पे अपना आप RLVP आ गया था एक्सप्रेशन में, जो मैंने वहां पे बताया भी था, जिसको मैंने बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, डेमोक्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट था उसमें मैं सॉल्यूट ऐड करते जा रहा हूँ। और चौथा कि सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, वेपराइज नहीं होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा भी मैंने P0 सॉल्यूट इज मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स प्योर फॉर्म में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। क्लियर है, चलिए। तो पहले तो आप ये 4 पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, इनको कॉपी कर लें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने समझ लिया क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हमें देखना है। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले भी एक बार दे चुका हूं। देन सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। जब भी नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, सिंपल वे में वर्ड में मैं समझा रहा हूँ, इनको खैर डिटेल में तो हम पढ़ेंगे वन भाई। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जब वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ है ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, और विद रेशियो ओरिजिनल ले लेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग कहलाता है। तो सिंपल सा कंक्लूजन तो ये है कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब आप ऐड करोगे वॉलेटाइल सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फिर से ऐड करोगे तो उस प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल 100 था, पानी था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से अब जब वो सॉल्यूशन बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है 100 से। उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, जो भी इंक्रीज हो रहा है, टी मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का मतलब या रिप्रेजेंटेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा का मतलब चेंज, कितने का चेंज हुआ, टी मतलब टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर का, और बी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे तो
प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है जब वो उसके साथ सॉल्यूशन बना लेते हैं। थर्ड हमें दे रखा है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन से मतलब डिक्रीज होने से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, अब टर्म यही यूज किया जाता है इसलिए यही लिखा है मैंने बुक्स वगैरह में। तो डिप्रेशन से मतलब एलिवेशन मतलब इंक्रीज और डिप्रेशन मतलब डिक्रीज। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ। जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर का मैं कह रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो उससे कम हो जाएगा -1 डिग्री या -0.5 डिग्री जो भी है। तो कितना चेंज हुआ है वो डेल्टा टी टेम्परेचर और एफ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग से। तो ये दोनों देखने में ऐसे लगेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे मान के चलो, ठीक है, याद रखने का तरीका है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है और ऊपर जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे होता है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता है। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई, ठीक है, मैथ्स में जो यूज करते हैं हम पाई, उससे ये रिप्रेजेंटेशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हमें समझना जरूरी है पहले कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। तो ये तो जनरल थे तो मैंने आपको समझा दी। तो 4 जो इसके टाइप है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, इनको आप कॉपी करें। इन चारों को 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर बच्चे गलती करते, स्पेशली जेई मेंस या नीट की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पहली बात, नोट में लिखा फ्रीजिंग पॉइंट कॉमा बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके अंदर पहला जो हमारे पास RLVP उसमें वेपर प्रेशर आ रहा है टर्म, दूसरा जो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसमें बॉइलिंग पॉइंट टर्म आ रहा है, और तीसरे हमारी जो CP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब FP फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई रिलेटिवली वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया वो जो चेंज है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ कितना चेंज आया वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट या सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट या सिर्फ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन अक्सर आप देखने को मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में आपको मल्टीपल, ठीक है, MCQs के अंदर आप देखोगे तो उसमें ये ऑप्शन दे देंगे कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी नहीं है। तो जो 4 टर्म मैंने ऊपर लिखे एज इट इज वही उसको इस टर्म में याद रखना, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सिंपल शब्द में बोलूँगा जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, NaCl, Na2SO4 एक्सेट्रा आर नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अब बात यहाँ आ जाती है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले ही कंडीशन हमने रख दी है कि जो भी सॉल्यूट होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा नॉन वॉलेटाइल है, तो 3 कॉमन एग्जाम्पल तो आप ध्यान ही रखना जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ठीक है, जब हमने वेपर प्रेशर स्टार्ट करा था कि जब वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल आपको बताया था आई थिंक लेक्चर 3 में, कि जब हमने प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करी थी तो हमने कंपोनेंट को डिवाइड करा था वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल में। तो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये 3 तो बहुत कॉमन है, इनके बारे में तो लिखता भी नहीं है वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल है, ये कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। उसके अलावा फिर एक और मैंने कंक्लूजन निकाल दिया कि जितने भी सॉल्ट्स है, ठीक है, आप पहचान नहीं सकते हो सॉल्ट को, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन होगा, तो जितने भी सॉल्ट्स है वो भी सारे कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। 2 चीज। तीसरी चीज, अगर कोई अननोन होगा, इनके अलावा कोई अननोन होगा तो वो लिख के देगा ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और अगर नहीं लिखा हुआ है और इनमें से भी कोई नहीं है तो फिर ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना जितने भी सॉल्ट्स है वो सारे कैसे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। मतलब ये एज ए सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन ये क्या है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए।
ठीक है, चलिए तो ये नोट लिख कॉपी करिए जल्दी से, फिर हम फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखी मैंने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्ट में। यहां लिखा है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जब प्योर वॉलेटाइल, चलो यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर ऊपर वापस मैं स्लाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सॉल्यूशन कंटेनिंग कौन सा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला ही केस है। ये मेरे पास एक कंटेनर दे रखा है, उसमें लिक्विड है और ये उसके पार्टिकल्स दे रखे, सब्सटेंस ए बोला और ये मैंने बोल दिया वॉलेटाइल है। ये सॉलिड इसलिए लिखा है कि जनरली हम बोलते हैं जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं, या सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल, कैसे भी आप बोल लो। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल, इनकी कोई वेपर्स नहीं बन रही है। ये वॉलेटाइल है तो इनकी देखना इधर ऊपर वेपर्स भी बन रही है और इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, क्योंकि इसको मैंने नाम दिया ए, तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर P0A, ये रिप्रेजेंटेशन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये सॉलिड है, इसके वेपर्स ही नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर की भी बात नहीं हो रही है। जब इन दोनों को हमने मिक्स करा, ये नॉन वॉलेटाइल लिख दिया यहाँ पे, ये वॉलेटाइल है, ये सब्सटेंस ए, ये सब्सटेंस बी है, तो ये हमारा सॉल्यूट है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो तो होमोजीनियस बनेगा, यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गई, बट जो वेपर्स बनेगी वो सिर्फ किसकी बनेगी, हमारे पास जो हमारा सॉल्वेंट है या जो सब्सटेंस ए है जो वॉलेटाइल इन नेचर है उसी की वेपर्स बनेगी, बी की वेपर्स नहीं बनेगी क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। और जब ऐसा होता है तो इसका वेपर प्रेशर कितना आता है, PE। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या हम इसको बोलते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी, कैसे भी हम बोल सकते हैं, सेम चीज है, वही बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बताया अभी तक मैंने। ठीक है, तो सॉल्यूशन A+B, ये लिक्विड है, ऊपर वेपर्स बनी, और जो PA है ये वेपर प्रेशर अब कम हो गया, क्योंकि अब वेपर्स कम बनेगी, क्योंकि वेपर्स वेपराइज ही कम हो रही है, क्योंकि इसको ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे सारे पार्टिकल वॉलेटाइल तो सारे ज्यादा वेपर्स बन रही थी, ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा था। ठीक है, तो सेम केस है। अब आ जाओ ऊपर, वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो कि अभी हमारे पास सब्सटेंस बी था, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो हमारा जो प्योर सॉल्वेंट में ऐसा मान लो जो हमारे पास ए वॉलेटाइल सब्सटेंस था, उसमें जब मैंने बी को ऐड करा तो वो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ P0A, P0A क्या बताता हमें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मस्ट बी ग्रेटर देन PA, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो वही लिखा है यहाँ पे P0A के बारे में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA के बारे में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सब चीजें रिपीटेड, अभी तक कुछ नया नहीं बताया। चलिए, फिर इसका क्या मतलब है वो हमने बता ही दिया। तो अब यहां से अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें पता ही है, अकॉर्डिंग टू राउल्स हमें पता ही है, राउल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो उस वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, उसके लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। तो PA प्रोपोर्शनल टू X से होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने कोई K लगाते हैं, उस K को हमने डिफाइन करा था, XA को क्या रख के 1 रख के। ठीक है, सब चीजें हम पहले बता चुके। तो डायरेक्ट लिखा मैंने राउल्स लॉ, PA = P0A XA। XA की जगह मैंने 1 - XB लिख सकते हैं। 1 - XB क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है और हमें पता है XA और XB का समेशन। ठीक है, XA + XB का समेशन क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, XA और XB का समेशन क्या होगा, 1 ही होगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया P0A को और P0A को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है, इस P0 या तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या P0A को इधर ले जाओ, कैसे भी आप बोल दो। जब P0 इधर ले आओगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसको प्लस करने के लिए पूरी इक्वेशन को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, कैसे भी आप बोल दो। हाँ, अब P0A - PA = P0A XB आया यहाँ से। ठीक है, इसको अरेंज करके अब ये है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर और ये है हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा कि जब प्योर लिक्विड में हमने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसमें क्या हुआ, हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ। तो कितना कम हुआ, जो डिफरेंस है वो कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
ठीक है, वो क्या कहलाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है। कितना लोअर हुआ कितना कम हुआ, तो वो या तो इन दोनों के डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर पी नॉट ए इंटू एक्स बी को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कैसे भी। उसी में अब इस पी नॉट ए को नीचे डिवाइड कर दिया, अगर हमने पी नॉट ए को हमने जब डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये बनेगा कितना वेपर प्रेशर कम हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से अपॉन इनिशियली वेपर प्रेशर क्या था। इन दोनों का जो रेशियो होता है इस टर्म को बोला जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, किसके रिलेटिवली, इनिशियल जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उसके रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ, वो रेशियो का हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बारे, या तो आपको ये पूरी वैल्यू पता हो तो भी RLVP, या फिर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या सॉल्यूट पता हो तो भी ये क्या है, RLVP है। ठीक है, तो वही लिखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे डिफाइन किया गया इसको, तो यहां लिखा है, ठीक है, तो यहां लिखा है द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ respect to initial vapor pressure of solvent is known as relative lowering in vapor pressure। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आ जाए 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन के RLVP क्या होती है, तो डायरेक्ट या तो आप फॉर्मूला लिख दो और फॉर्मूला लिखो तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू हमारा इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट बात को कि वेंटो फैक्टर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो यहाँ से इससे पहले तो अभी तक मैंने कुछ नया पढ़ा ही नहीं, बोला वहाँ तक तो सर पहले पढ़ा चुका, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि वेंटो फैक्टर हमें क्या बताता है, कोई कंपाउंड एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तब तो बात ही खत्म, आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। एसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से छोटी आती है, ठीक है, और डिसोसिएट होता था आई की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये एसोसिएट और डिसोसिएट कौन होता है, सॉल्यूट। कौन होगा हमारा, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट तो लिक्विड है, उस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कौन होगा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की जहां जहां वैल्यूज आ रही है ना वहां हम ये आई लगा दो। RLVP मैंने क्या लिखा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्यूट का इसमें तो कोई काम ही नहीं है, या तो सॉल्यूशन हो रही है। हाँ, यहां पर मैं बोल सकता हूँ XB। अब XB में भी क्या है, यहां पर आप देखोगे तो XB क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट मीन्स मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो मोल्स हो सकता है या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं बढ़ जा रहे हो सॉल्यूशन में डालने के बाद, कि वो ब्रेक हो जा रहा, सॉल्ट है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। या हो सकता है अगर ऐसा हमने ले लिया, कोई सॉल्यूट ले लिया जो क्या हो रहा है, डायमराइज हो रहा है या ट्राइमराइज हो रहा है, ठीक है, एसोसिएट हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो किसके पार्टिकल्स कम होंगे, सिर्फ बी के, सॉल्यूट के, या तो कम होंगे या ज्यादा होंगे। और अगर वो नॉर्मल कंपाउंड है, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तो वो तो सेम ही रहना है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉर्मल कंपाउंड है, ना एसोसिएशन हो रहा ना डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की जगह क्या रखो आप, सिंपल सा 1। और एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा तो वो आई की वैल्यू IA या ID वहां पर लिख के खत्म करो। ए पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फॉर्मूले भी मैंने आई का लगाया, सिर्फ जहां जहां पे बी आ रहा है, सॉल्यूट आ रहा, वही लगाया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब ये आदत डाल लेना कि जब भी ये लिखो RLVP का, जब भी फॉर्मूला लिखो तो ये आई इसके साथ लिखने की अभी से आदत डालोगे, तब एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे, न्यूमेरिकल में कभी कोई गलती नहीं होगी। वरना न्यूमेरिकल तुम फॉर्मूला लगा लोगे, कैलकुलेशन सब सही कर लोगे, लेकिन आंसर मैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आयोटा आता है, जो वेंटो फैक्टर होता है, वो नेग्लेक्ट हम कर देते हैं। ठीक है, मतलब आदत डाल लो, अगर नॉर्मल कंपाउंड होगा तो नहीं हो रहा तो आई की वैल्यू 1 लिखो, और अगर हो रहा है तो फिर जो भी ग्रेटर देन लेस देन 1 आ रही है, एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करके लिख ले। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें स्टार्टिंग से, है ना। अब इसमें भी रहेगा कि सर ये पहले हमने कर चुके, बार बार क्यों कर रहे हो, तो कर लोगे तो कोई दिक्कत नुकसान नहीं है, रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो तुम्हें देना ही है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, तो लिखने की आदत डाल ले, याद हो जाए तो अच्छी बात है, जितनी चीज़ें स्टार्टिंग में याद हो लास्ट में मेहनत कम लगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। बोर्ड में अगर RLVP के बारे में पूछा जाता है 2 नंबर 3 नंबर में, तो इतना सब कुछ आप लिखाना है नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, डायग्राम भी बनाएं तरीके से। बोर्ड एग्जाम में जो भी डायग्राम बनाते हो पेंसिल यूज़ करके बनाना,
लेबल्ड बनाना बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर तरीके से सब लिखा होना चाहिए, साफ सुथरा, यानी कि बस पेन से बना दिया, लाल पीला कर दिया कुछ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर स्कूल में तो नहीं, हाँ जेई मेंस में, नीट में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इसको, पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये फाइनल जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आ गया, यानी इसको ध्यान रखना RLVP के लिए, ताकि न्यूमेरिकल में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, पहले भी चाह रहा था, फिर मैं जो RLVP में बता देंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, स्पेशल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास, कुछ छूट रहा है ना, एक बार देखते हैं, हाँ ठीक है, तो स्पेशल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास और मॉलिक्यूल, ठीक है, तो और छूट रहा था, स्पेशल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मास, या हम उसको वेट भी बोल सकते हैं, और मॉलिकुलर मास या मोलर मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर कभी भी आपके पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों में से कोई भी, सॉल्यूट का हो सकता है वेट पूछा जाए, या हो सकता है सॉल्वेंट का वेट पूछा जाए, कितना ऐड करा है हमने, या हो सकता है सॉल्यूट कोई अननोन हो तो उसका मॉलिकुलर वेट, या सॉल्वेंट कोई अननोन हो तो उसका मॉलिकुलर वेट, चार चीजें पूछी जा सकती है, एक ही फॉर्मूले सब कैलकुलेट करने हैं आपको। सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से उसके वेट और मॉलिकुलर वेट दोनों चीज पॉसिबल है, कुछ भी पूछा जाए तब, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, एक सजेशन है मेरी तरफ से, एक हिंट है, एक हेल्प है, अगर आपको लगता है सही है तो आप एडॉप्ट करो, एक्सेप्ट करो, अदरवाइज स्किप कर दो, इग्नोर कर देना। ठीक है, क्या है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये चीज कैलकुलेट करने का है तो आप फॉर्मूला कौन सा है, ये RLVP का फॉर्मूला लिखा, P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल्स टू XP, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे अगर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी। इस फॉर्मूले को यूज ना करके इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया फॉर्मूले को, वो फॉर्म आप यूज करें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो बोर्ड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ जेई मेंस या नीट में, क्योंकि हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के अंदर हमारा टाइम बचना बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन को हम कम टाइम में सॉल्व कर सके, जितना मिनिमाइज कर सके हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को, ठीक है, उन टाइम को जितना रिड्यूस कर सके उतना करना चाहिए। तो उसी के लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक टाइप मान लेना आप, या हिंट मान लेना। इस फॉर्मूले को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अब मैंने क्या करा, इस फॉर्मूले को क्या करा, मॉडिफाइड कर रहा हूँ। कैसे मॉडिफाइड कर रहा हूँ, XB की जगह तो वही लिखा मैंने, NB अपॉन NA प्लस NB, इसमें तो कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इधर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर, ठीक है, तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दो ना, दोनों साइड, बस। तो ये उसका हो गया रेसिप्रोकल। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो देखना है, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, सेम कहानी इधर होगी। उसके बाद मैथमेटिकली हम क्या ये काम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड, दोनों LHS और RHS में से क्या कर रहा हूँ मैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो मैथमेटिकली इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या करा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड -1, यहाँ पे भी -1 कर दिया। अब इसका क्या करो, आप सॉल्व कर लो, इसको एलसीएम ले लो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और एलसीएम लेने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। इस टर्म को ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, इस टर्म को ध्यान से आप देखोगे अब, तो यहाँ पे P0A और P0A ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पर आप देखेंगे तो NB से ये NB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे टर्म जो मिलेगी, ऊपर क्या बचाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बचा सिर्फ PA, डिनोमिनेटर में P0 माइनस A PA ये बचा। यहाँ पर आप देखोगे तो NA और यहाँ पर देखोगे नीचे NB, ये टर्म बचेगा।
इस फॉर्म में भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो जाता है तब तो इसी फॉर्म में रहने दो, सबसे बढ़िया। लेकिन मैं क्या उसी फॉर्म में ले जाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे इस चीज़ को रियलाइज कर पाए कि दोनों अलग अलग चीज़ें। इसका मैंने फिर से रेसिप्रोकल ले लिया, फिर से इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दोनों साइड, तो ये टर्म मिलेगा। अब ये जो टर्म मिला है ना उसमें बाय डिफॉल्ट मैंने क्या लगा दिया, आयोटा भी लगा दिया, इन केस कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट आ जाए या कुछ आ जाए, ठीक है, तो आयोटा भी लगा दिया, जहाँ पे एन बी आ रहा है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे, पार्टिकल्स आ रहे। अब इस फॉर्मूले को आप जब कंपेयर करोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को जब आप कंपेयर करोगे किससे, ओरिजिनल वेपर हमारे, चलो मैं इसको, ये ठीक है, ये देखना LHS पहले कंपेयर करना, LHS कंपेयर करोगे तो P नॉट माइनस पी ए, ठीक है, और यहाँ देखना क्या आ रहा है, P नॉट माइनस पी ए, सेम आ रहा है, नहीं न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है सर, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखना इधर क्या आ रहा है, पी ए, और इधर डिनोमिनेटर में इधर डिनोमिनेटर में देखोगे तो क्या आ रहा है, P नॉट ए, तो सेम नहीं है, न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है जो RLVP में होता है, अभी जो फॉर्मूला हमने डेराइव करा, और डिनोमिनेटर इसका P नॉट ए आ रहा है, जबकि इसका डिनोमिनेटर आ रहा है क्या, PA आ रहा है, P नॉट ए नहीं आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज RHS में आप देखोगे ना तो NB अपॉन NA आ रहा है सिर्फ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जबकि यहां आप देखोगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, यहां पर ये सिर्फ, वहां पर ये टर्म नहीं आ रही थी और यहां पर PA आ रहा था। तो पहली बात तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा तो हमारा जो ओरिजिनल RLVP वाला फॉर्मूला था उससे बिल्कुल अलग है, ये चीज RLVP नहीं है, ठीक है, फिर भी बच्चे गलती करते, ठीक है, तो RLVP मैंने लिखा और नहीं समझ में आता इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है कि ये RLVP नहीं है। आ रही बात समझ में, ये RLVP नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने डिराइव करा है, कंपटीशन एग्जाम में JEE नीट में आपको हेल्प करेगा ये। अगर आपसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वेट या मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। अब हेल्प कैसे करेगा, तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, NB को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, NB को W अपॉन M लिख सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे तो जो भी चीज़ अननोन पूछेगी वो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। अब होता क्या है कि अगर मान लो वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ क्या पूछा गया है, हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया, तो यहाँ पे तो एक ही जगह आ रहा है, जबकि यहाँ पे RLVP में देखोगे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है, टफ हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो उस चीज़ को इजी करने के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लाए मैथमेटिकल तो गलत नहीं है, मैथमेटिकल तो हमने उसी फॉर्मूले से लाए, ठीक है, सारे ऑपरेशन जो मैथमेटिकल अप्लाई करे वो सारे सही है, उसमें तो हमने कोई इलॉजिकल नहीं है, जुगाड़ तो करा नहीं, मैथमेटिकल लेकर आए, बस वो टर्म डिनोमिनेटर में जो दो टर्म आ रही थी उसको हटा दी ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आ रही बात समझ में, तो ये फॉर्मूला पहली बात तो RLVP नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करना है। अगर RLVP बोर्ड में पूछ ले और ये लिख के आ गया तो बेटा गलत हो जाएगा, काट देगा एग्जामिनर, पहले बता दे रहा हूँ, ये RLVP नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपकी चॉइस है ये, ठीक है, मैं फिर से कंपलसरी नहीं है ना, मैं आपको फोर्स करूँगा, वो अपने अपनी इच्छा है, आपको जैसे सही लगता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर करें, ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए, और इसी चीज को इजी करने के लिए है ना, यहाँ पर इसी पे एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं अपन, ठीक है, इससे रिलेटेड RLVPC। तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़े और ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़े, इसमें 7.45 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ 90 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन calculate vapor pressure of solution. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम गिवन है 39 ग्राम एंड क्लोरीन का 35.5 ग्राम। नहीं भी दे रखा होता हो तो एटलीस्ट, ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं कि 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक आपको
एलिमेंट, उनके सिंबल, उनका नाम, उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। तो पोटेशियम और क्लोरीन 17 और 19 एटॉमिक नंबर, तो ये 20 के अंदर ही आ रहा है, तो इनका मास पता होना चाहिए। हो सकता है कभी नहीं दिया हो, जनरली तो दिया होता है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए आप याद रखें। हाँ, 20 के ऊपर जनरली जो भी होता है उसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा जनरली गिवन होता ही है। चलिए, अब इसमें पूछा गया है, पहली बात तो 7.45 ग्राम KCl मिक्स्ड विथ 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक तो वाटर हो गया, एक KCl हो गया, तो दो कंपोनेंट मुझे मिल गए। वाटर मुझे पता है वॉलेटाइल होता है, ये लिक्विड होता है। KCl के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अभी जैसे मैंने नोट में लिखवाया था कि KCl एक क्या इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्ट है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला इस तरह के कुछ कंपाउंड के बारे में वो लिख के नहीं देता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्ट है, तो वो कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल। दोनों का वेट दे दिया। फिर इसने बोला है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन बनाया वो है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये एक हिंट इनडायरेक्ट वे में, 100 डिग्री क्या होता है, वाटर का क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, पहले भी बता चुका हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, और अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हमारा नेचर का भी जो हमारा नेचर का प्रेशर है वो 1 atm होता है, तो जो नॉर्मली, उसको हम नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्सटर्नल वेपर प्रेशर बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, 1 atm। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जो कि 1 atm के बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। तो वाइस वर्सा है, अगर इसने बोला कि इसका प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया, तो मुझे पता लग गया वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर के केस में बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कितना, 100 डिग्री। और अगर वो कह रहा है कि 100 डिग्री पे वाटर बॉईल हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी मुझे समझ में आना चाहिए कि लिक्विड जो हमारा वाटर था उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर मतलब 1 atm के बराबर हो गया, तो उसका प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। आ रही बात समझ में? चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट हम। तो जिन लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लें। पहली बात तो मुझे दे रखा है यहाँ पे सॉल्यूट। ठीक है, ये कुछ आदत है बोर्ड के अंदर, अगर इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप लिखिएगा, ताकि आपको सॉल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में इनिशियली यही माना है, और वो है पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, तो इसका वेट हमें गिवन दे रखा है। WB से मैंने इसका क्या रिप्रेजेंट करा, वेट रिप्रेजेंट करा, और इसका जो वेट है वो दे रखा हमें 7.45 ग्राम। इसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट को मैं M लिख रहा हूँ, और B लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl। तो पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का कितना 35.5, दोनों को ऐड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 74.5। ठीक है, तो वेट भी पता लग गया, मॉलिक्यूलर वेट भी पता लग गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि जो KCl है हमें पता है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो ये जब पानी में डालोगे तो क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेंटो फैक्टर में, इसमें n की वैल्यू कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन में n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो कितने पार्टिकल, एक एटाइन एक एनाइन, अब कितने बन गए, 2। ठीक है, कितने बन गए, 2, n की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ID। ठीक है, ये मेरी मतलब मेरा तरीका लिखने का, आप जरूर नहीं D लिखे A लिखे, मतलब बताने का एक आपकी आदत भी पड़ेगी, डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या, 1 + n-1 अल्फा। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो अल्फा कहीं पे गिवन नहीं दे रखा है। ठीक है, अल्फा कहीं पे गिवन नहीं दे रखा। अब गिवन नहीं दे रखा है, तो मैंने बोला था इसको क्या मान लेना, 1 मान लेना। कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, कितना परसेंटेज में डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कितने, अगर 100 दे रखे तो 100 के 100 डिसोसिएट हो रहा है, या 50 हो रहा है, 70 हो रहा है, वो हमें गिवन नहीं दे रखा है, तो उसको बाय डिफॉल्ट हम 1 मान लेंगे। और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है जिससे हम कैलकुलेट कर पाए अल्फा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 + n की वैल्यू 2 - 1 × 1। तो अल्टीमेटली वैसे तो मैंने बताया था कि, चलिए ऐसे लिख देते हैं कि अगर अल्फा आपको 1 दे रखा हो तो ID की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, n के बराबर।
तो आई डी इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, जो कि n के बराबर है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने बात करी किसके, सॉल्यूट के बारे में। अब आ जाते हैं हम सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट हमें कौन दे रखा है, वाटर। तो सॉल्वेंट जिसको जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमें दे रखा है वाटर, और वाटर मतलब H2। इसका वेट हमें गिवन दे रखा है नहीं, ठीक है, और वेट कितना गिवन दे रखा है इसका, हमें 90 ग्राम दे रखा है। इसका वेट हमें गिवन दे रखा है 90 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट बाय डिफॉल्ट हमें पता है क्या होगा इसका, 18 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन एटम का 2, तो 16 + 2 18। ठीक है, अब इसमें हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और ये आपको अपना असाइनमेंट या होमवर्क समझ लेना। इसी क्वेश्चन को आप RLVP के फॉर्मूले से सॉल्व करना और फिर दोनों को कंपेयर कर लेना। सिर्फ इतना सा मेरा लास्ट कंक्लूजन है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कौन सा, P0A - PA अपॉन PA इक्वल्स टू आयोटा, और D भी लगा देता हूँ, चलो ठीक है, ID × NB अपॉन यहाँ पर NA। यही था फॉर्मूला, बस यहाँ D लगा दिया क्योंकि इसमें स्पेसिफिक केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी कि PA तो मुझे कैलकुलेट करना, सर P0A क्या होगा। तो अभी जैसे स्टार्टिंग मैंने एक्सप्लेन करा था, ठीक है, चलो लिखा नहीं तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्योंकि 100 डिग्री क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस क्या दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, विच मीन्स दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P0A इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर विच इज 1 atm या फिर 760 mm Hg। सही है, तो फिर से एक हिडन वैल्यू थी, ये हिडन इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाए, क्योंकि इसके बारे में भी, ठीक है, इसके बारे में भी लेक्चर थी, सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ जो मुझे पता है कि आगे यूज़ होनी। लेक्चर 3rd में जहाँ वेपर प्रेशर बताया था तब इसके बारे में बताया था मैंने, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब डिफाइन करा था। ठीक है, चलिए, तो अब बस वैल्यूज़ रख दे इसमें। तो P0A की जगह क्या रखेंगे, 760 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे PA अपॉन यहाँ पर PA इज इक्वल्स टू, I की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ID की वैल्यू 2, NB नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 7.45 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चलो यही लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज़ करा है क्योंकि मेरे पास मोल्स, या तो आप अलग से निकाल लो मोल्स, ठीक है, तो वो ना निकाल के मैं यहाँ पे मोल का फॉर्मूला यूज़ करा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरीके से यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर या तो अलग से निकाल लो मोल्स, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पर 7.45 डिवाइडेड बाय 74.5, नीचे डिनोमिनेटर में वाटर कितना दे रखा है हमें, गिवन वेट 90 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 18। तो एक अननोन है यहाँ पे PA, इसको आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ मैं, फिर भी ठीक है, कोशिश तो रहती है कि सही लिखूँ, फिर भी कई बार हो सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर हो जाए। ठीक है, तो उसको इतना दिल पे मत लेना है ना, अपनी तरफ से क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो आंसर, और अगर हो भी जाए तो बता दिया करो कि हाँ सर यहाँ पर ये एक कैलकुलेशन की मिस्टेक थी, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से ज़्यादा बेटर आप कर सकते हो, करते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कि इस सेम क्वेश्चन को
इस सेम क्वेश्चन को आप किससे यूज़ करना, RLVP का नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करके करना, और फिर आप कैलकुलेट करना, दोनों को कंपेयर कर लेना, फिर आपकी इच्छा जो आप करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्यूशन को कॉपी कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया है ठीक है वो आंसर अपना चेक कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करें पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया हो कि वेंट ऑफ फैक्टर किस तरीके से हम यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताए थे कुछ न्यूमेरिकल्स, और यहाँ पर भी मैंने, ठीक है, कोशिश रहेगी कि हर न्यूमेरिकल ऐसा ही लो जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज़ हो रहा हो, ताकि आपकी भी एक आदत पड़ जाए। ठीक है।